हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए जो टॉपिक है उनको पढ़ेंगे और इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं चलिए उन तथ्यों को देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यानी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो दो भाई मिलकर किया था और 1336 में किया था। एक का नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का, जो पांच भाइयों के परिवार के अंग थे। यानी हरिहर और बुक्का जो थे वो पांच भाई थे और जिसमें से दो भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर जो नाम है इसका अर्थ होता है विजयनगर यानी जीत का शहर। विजय का मतलब जीत और नगर का मतलब शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की। यानी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की तो इनके जो एक संत थे जिसका नाम था विद्यारण, उसके आशीर्वाद से प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना। हरिहर और बुक्का जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है तो उनके पिता का नाम था संगम और उसी के नाम पर उसने संगम वंश की स्थापना करता है। तो विजयनगर साम्राज्य पर जो पहला वंश शासन किया उसका नाम था संगम राजवंश, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। साम्राज्य की जो राजधानी बनाया गया वो हम्पी को बनाया गया। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा तेलुगु है। वर्तमान में जब आप विजयनगर की यात्रा पर जाएंगे या वहाँ मान लीजिए घूमने जाएंगे तो उस पर अभी तो खंडहर है, यानी वो टूट फूट गया है, कुछ पुराने अवशेष बचे हुए हैं। और ये जो है तुंगभद्रा नदी जो है दक्षिण भारत में, वहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ की जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी, राज्य की जो भाषा थी वो तेलुगु थी। यानी विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक कार्य जितने होते थे वो तेलुगु भाषा में होता था। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो शासकों ने शासन किया है उसमें प्रमुख शासकों का नाम और उनका ईस्वी सन दिया है। तो पहला था हरिहर जो 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा था बुक्का प्रथम जो 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा था हरिहर तृतीय जो 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद था देवराय प्रथम जो 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद था देवराय द्वितीय जो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद था मल्लिका अर्जुन जो 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद था विरूपाक्ष द्वितीय जो 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। सामंत का मतलब था एक तरह से गुलाम कहिए। तो हरिहर और बुक्का जो था पहले वारंगल में एक काकतीय वंश शासन करता था और उसके शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव और उनके ये लोग सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। अब विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो इस पर कई वंशों ने शासन किया। चलिए उन वंश को देखते हैं। तो पहला जो था वो तो संगम वंश, दूसरा है सुलभ वंश, तीसरा है तुलुप वंश और चौथा है आरबीडू वंश। ये चार वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए हैं और इसको इसी क्रम में याद भी रखना है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय जो था वो संगम शासक यानी संगम वंश के जितने शासक थे उसमें सबसे पहले उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था हरिहर द्वितीय। इटली की यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इटली की यात्री था उसका नाम था निकोलो कॉन्टी। विजयनगर में उस समय देवराय प्रथम शासक के रूप में शासन कर रहा था। तो देवराय प्रथम के ही शासन काल में निकोलो कॉन्टी भारत आता है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। तुंगभद्रा जो नदी था विजयनगर साम्राज्य में और उसी पर देवराय प्रथम ने एक बांध बनवाया
ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। यानी उस नदी पर इसलिए बांध बनाया कि ताकि नदी की पानी को रोका जाए और उसके बाद उस नदी से नहर निकाले गए और शहर तक उस नहर को पहुंचाया गया। उस नदी नदी से पानी नहर में छोड़ा जाता था और वह पानी नगर तक पहुंचते थे और नगर में जो लोगों को जल की किल्लत थी, दिक्कतें थी, उन समस्या का समाधान वो कर दिए। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया और कृषि विकास के संदर्भ में देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाता है और वहां से भी नहरें निकाली जाती हैं और सिंचाई में उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। याद रखेंगे, संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था देवराय द्वितीय। इसे डमा डी देवराय भी कहा जाता है। डमा डी देवराय भी इसे देवराय द्वितीय को कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। जो विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए हैं उनका जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से याद रखना है कि फारसी राजदूत यानी फारस का राजदूत था और उसका नाम था अब्दुल रज्जाक, जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आता है। और इनके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। कह रहा है अब्दुल रज्जाक कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर जब आया तो उसको पता चला कि वहाँ जो पुलिस वाले थे, शासन में जो पुलिस वाले थे, उनको जो वेतन दिया जाता था, तो वेश्यालय से जो सरकार की विजयनगर शासकों की आय होती थी, आमदनी होती थी, जो टैक्स के माध्यम से आता था, वह वेतन पुलिस वाले को वेतन के रूप में दिया जाता था, यानी वह पैसा। इसका मतलब है विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन था, वेश्यालय था, महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, लेकिन उसको करने की सरकार की तरफ से अनुमति थी, शासन प्रशासन की तरफ से अनुमति थी, लेकिन बदले में उस पर टैक्स वसूल किया जाता था। सरकार की तरफ से वेश्यालय से टैक्स लिया जाता था और वो पैसा जो सरकार के कोष में जाता था, उस पैसे से शासन प्रशासन का संचालन किया जाता था। आगे हैं, तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। तेलुगु भाषा के कवि थे श्रीनाथ और वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में उसके दरबार में कुछ दिनों तक रहे थे। आगे कह रहा, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। फरिश्ता जो इतिहासकार है वह कहता है देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। इसका मतलब हिंदू भी सेना में थे और मुसलमान भी थे, और मुसलमान लोग जो सेना में भर्ती थे उनके वेतन के बदले कह रहा है जागीरें दी जाती थी। जागीर का मतलब जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था जिसके मालिक वो पुलिस वाले जो सेवा देते थे वो होते थे। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों की शिकारी कहा गया है। एक अभिलेख है जो राजा के हैं, उसमें देवराय द्वितीय के बारे में कहा गया जग बेटकर यानी हाथियों की शिकारी कहा गया है उनको, देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, यानी इस पर टीकाएं लिखी है, भाष्य लिखा है, इनका अनुवाद करके इन पर टीकाएं भाष्य लिखी गई, संक्षेप में लिखा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक और सुधी निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मल्लिका अर्जुन जो प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता, प्रौढ़ का मतलब ज्यादा उम्र वाला, योग्य, कुशल, तो कह रहा ज्यादा उम्र का, तो मल्लिका अर्जुन को भी प्रौढ़ देवराय की संज्ञा दी जाती थी। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। अब सालुब नरसिंह नाम का जो व्यक्ति था वह विजयनगर के शासन प्रशासन पर दूसरे राजवंश की स्थापना करता है और जो सालुब वंश से फेमस हुआ था, सालुब वंश से ही उसने स्थापना किया था और ये काम किया था 1485 में और ये 1506 ईस्वी तक ये वंश शासन प्रशासन संभाला था। आगे बढ़ते हैं। तुलुब वंश जो 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा। तो पहला तो था संगम वंश, दूसरा है सालुब वंश और तीसरा है तुलुब वंश। और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और तुलुब वंश का जो सबसे महान शासक था उसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वैसे विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य शासकों में से एक थे। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे, तो 4 वंश के नाम दे देंगे, उसमें आपको चुनना है। तो याद रखेंगे तुलुब वंश से संबंधित थे।
सालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। जब कृष्णदेवराय शासन कर रहे थे तो सालुब तिम्मा जो था उनके योग मंत्री एवं सेनापति थे। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। यानी मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा डाली जाती है 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध जीतने के बाद, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। और जब बाबर शासक बनता है तो बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। तो यही जो 4 साल का समय था, इसी 4-5 साल में जब बाबर शासक थे तो उसी समय विजयनगर के जो सबसे योग्य शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाबर के समय विजयनगर के समकालीन शासक कौन थे, तो याद रखेंगे कृष्णदेव राय ही थे। और बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, और उसमें उसने कहा है कि कृष्णदेव राय भारत का उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। यानी उस समय भारत में बहुत छोटे छोटे राजवंश शासन कर रहे थे, जिसमें से जो कृष्णदेव राय जो थे वो सभी राजवंशों में सबसे योग्य शासक और शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेव राय, बाबर के आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पयास विजयनगर आया था। और कृष्णदेव राय जब शासन कर रहे थे तो उस समय पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम था डोमिगोस पयास। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वाधिक कवि रहते थे। कृष्णदेव राय जो शासन कर रहा था तो उनके दरबार में तेलुगु साहित्य, तेलुगु भाषा के साहित्य, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि यानी बहुत योग्य कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, वो रहते थे। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। यानी कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ, इसीलिए उसको क्लासिक युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयाद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा में अमुक्त मलयाद नाम की ग्रंथ और संस्कृत में जाम्बवती कल्याण की रचना की। इसका मतलब है कि कृष्णदेव राय को तेलुगु भाषा की भी ज्ञान था और संस्कृत का भी उसे ज्ञान था। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम कृष्णन ने की थी। याद रखने वाला तथ्य है कि पांडुरंग महात्म्य की रचना जो है तेनालीराम कृष्णन ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नागलपुर नाम का जो नए नगर हजारा और विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसमें ये याद रखेंगे कि विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, अभिनव भोज की उपाधि धारण की और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलुप वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सदाशिव। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव कौन था, मतलब कौन था, तो सदाशिव था। आगे बढ़ते हैं। राक्षसी तंगरी या तालीकोटा, राक्षसी तंगरी कहिए या तालीकोटा कहिए या बन्नी हट्टी, ये तीनों नाम याद रखेंगे। राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का जो युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर की हार हो जाती है और बाद में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, यानी इसी के कारण उसका पतन होता है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर जो साम्राज्य था उनके विरुद्ध दक्षिण में कई राज्य एकत्रित हुआ था जो विजयनगर के विरुद्ध काम कर रहे थे, और इसमें जो था ये था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, और इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे। तो ये जो 4 राज्य थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये सभी राज्य ने मिल करके विजयनगर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और जिसका नेतृत्व जो है अली आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तो तालीकोटा का जो युद्ध होता है ये 4 राज्य एक तरफ से थे और विजयनगर एक तरफ से थे, और दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो इस युद्ध में विजयनगर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था राम राय। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे।
तो विजयनगर की लड़ाई तो हुई, लड़ाई थी किससे? बहमनी से। तो कह रहा है विजयनगर के राजा और बहमनी के सुल्तान, बहमनी के जो शासक थे, उनके जो हित थे दोनों के बीच लड़ाई का कारण क्या था? तो 3 क्षेत्र को लेकर के था। और जो आपस में तीनों क्षेत्र को लेकर के वो लोग लड़ते थे। तो पहला क्या था? तुंगभद्रा का दोआबा, यानी तुंगभद्रा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र था, 2 नदियों के जो बीच का जमीन था, भूमि था, उनको लेकर के था। एक था कृष्णा गोदावरी के कछार में, और दूसरा था मराठ बड़ा प्रदेश, मराठ वाला जो क्षेत्र था उन्हीं को, यानी भूमि को लेकर के ही इनके बीच लड़ाइयाँ थी। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव जो थे वो तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाया और बनाकर शासन करना प्रारंभ करता है। विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम था आरबीडो वंश, जो 1570 से लेकर 1662 ईस्वी तक शासन किया, और जिसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर, यानी सदाशिव को उनके पद से हटाया और किया, और पेनकोंडा में किया। लेकिन आरबीडो वंश जो विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन शुरू करता है, ये पेनकोंडा से शुरू करता है। आरबीडो वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। याद रखने योग्य तथ्य है कि आरबीडो वंश का जो अंतिम शासक था वो रंग तृतीय था। आगे बढ़ते हैं। आरबीडो शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आरबीडो शासक वेंकट द्वितीय जब शासन कर रहा था तो उसी समय में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे, वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना करता है, और इसके सबसे योग्य शासक जो थे वो टीपू सुल्तान थे, जिसके बारे में आप सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम, प्रशासन के जो इकाई काम करते थे उनका क्रम है घटते हुए क्रम। तो सबसे ऊंचे पद पहले हैं और सबसे छोटे पद लास्ट में है, इस प्रकार है। तो सबसे ऊपर प्रांत, जिसको मंडल कहा जाता था, उसके नीचे था कोट्टम या बलनाडु कहिए या जिला कहिए। सबसे पहले प्रांत, उसके नीचे जिला, उसके नीचे नाडु, यानी उसके नीचे मेलग्राम, यानी 50 गांव का जो समूह होता था उसे मेलग्राम कहते थे, और सबसे नीचे था उड़, जिसको ग्राम यानी गांव कहते थे। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर कालीन जो सेना नायक था, जो सेनापति होते थे, उनको नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत होते थे। भूसामंत का मतलब भूमि के ये सामंत होते थे, भूमि के मालिक होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो आमरम कहलाता था। तो इनको समझिए कि कह रहा है जो भूसामंत थे, नायक थे, जो नायक थे, सेना नायक थे, उनको उनके वेतन के बदले राजा के द्वारा भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, और उस टुकड़े के बल पर वो जो सामंत लोग थे, नायक लोग थे, वो जो सेना रखते थे, तो उनका रखरखाव का खर्च चलता था। और वो जो भूमि दिए जाते थे नायक को राजा के द्वारा, उसको अमरम कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम किसे कहते हैं? तो स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो उस हिसाब से आप उसे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था क्या था? तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। यानी अच्छा प्रशासन स्थापित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक जो गांव होता था उसमें एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उसे संगठित किया गया था। इस ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और उस गांव पर अच्छे से शासन चलाने के लिए 12 जो अधिकारी होती थी, प्रशासकीय अधिकारी जो शासन करने वाले होते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी, और जिनको सामूहिक रूप से, और वही जो पूरे प्रशासकीय अधिकारी जो होते थे, 12 जो अधिकारी होते थे, और उन पूरे का जो समूह या ग्रुप कहिए वो होता था, उसे आयंगर कहा गया था। यही व्यवस्था थी, याद रखेंगे। ये अवैतनिक होते थे, यानी इसको वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ये जो आयंगर व्यवस्था था, इनको राजा के द्वारा पैसे नहीं दिए जाते थे, वेतन नहीं दिए जाते थे, बल्कि ये लोग जो सेवा करते थे, इन्हें क्या किया जाता था? वो भूमि दिया जाता था जिस पर टैक्स सरकार नहीं लगाती थी, यानी कर मुक्त भूमि इन्हें दे देती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयंगर व्यवस्था के तहत जो अधिकारी होते थे, उनका जो पद होता था अनुवांशिक होता था,
यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता था। यदि पिता को है तो उसके मरने के बाद उनके बेटा को, फिर उनके बेटा को, फिर उनके बेटा को, इसी प्रकार से वो पद आगे बढ़ता था। इसे ही आनुवंशिक कहा गया है। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। इस पद को वह व्यक्ति बेच भी सकता था या गिरवी भी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। गांव के लोग यदि कोई अपनी जमीन को या संपत्ति को बेचना चाहते थे या दान में देना चाहते थे, तो ये आयंगर व्यवस्था के जो ये ग्रुप के जो लोग थे, आयंगर लोग जो थे, इनसे परमिशन लेना उन्हें अनिवार्य था। विदाउट इनके परमिशन को न तो ये भूमि को बेच सकते थे, न दान में दे सकते थे, न गिरवी रख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णिक। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। कर्णिक एक संस्था थी, एक पद था, जिनके पास आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज, सभी कागजात इनके पास होते थे। विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो लगा था। विजयनगर साम्राज्य जो इतना दिन शासन किया और बहुत अच्छे से शासन किया, इसके आमदनी के स्रोत क्या थे? तो आमदनी के स्रोत जो थे वो जमीन से लिया जाने वाला टैक्स था, वो था। और भूराजस्व का जो दर था, टैक्स का जो दर था, 1/6वां भाग था, यानी 1/6 था, 1/6 था। आगे है कि विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में किसी व्यक्ति की विवाह होता था तो जो शादी करता था उनसे भी टैक्स लेते थे, यानी वर का मतलब दूल्हा, वधु का मतलब दुल्हन यानी कन्या, दोनों से टैक्स लिए जाते। वर और वधु दोनों से टैक्स लिया जाता था विवाह कर के रूप में। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की एक बड़ी विशेषता थी कि जो महिलाएं की पति मर जाते थे, तो उन विधवा से यदि कोई व्यक्ति विवाह कर रहा था तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी, सरकार को टैक्स नहीं देते थे। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। उबली जो था वो गांव में विशेष सेवाओं को बदले दी जाने वाली लगान युक्त, यानी गांव में जो विशेष सेवा करने वाले लोग थे उनको सरकार के द्वारा लगान मुक्त भूमि दिया जाता था और वही एक पद्धति थी, उसको उबली कहा जाता था। रथ कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। मान लीजिए युद्ध हो रहा है और युद्ध में कोई व्यक्ति अपने शौर्य का, अपने मेहनत का, अपनी कुशलता का अच्छा प्रयोग कर रहा है और उसके बावजूद भी वो युद्ध में मर जाते हैं, तो उनके परिवार को उनके परिवार को भूमि दिया जाता था और उसे ही रथ कोरगे कहा जाता था। आज जैसे मान लीजिए आर्मी फोर्स है, बॉर्डर पे मर जाते हैं वो युद्ध करते वक्त आतंकवादी घटना में, तो उनको सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, क्षतिपूर्ति दी जाती है, उनके परिवार को चलाना। तो उसी प्रकार से रथ कोरगे दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं हम। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, या तो ब्राह्मण थे या मंदिर थे या बड़े भूस्वामी जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वो खुद खेत पर काम नहीं करते थे, खेती बाड़ी नहीं करते थे, लेकिन किसान को क्या करते थे, छोटे किसान को देते जमीन, जो इस पर खेती करो, तो उसको कहा जाता था कुटगी। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। अब कह रहा है जब भूमि बेचा जाता था, तो भूमि जो बेचने से पहले जो मजदूर उस पर काम करते थे, तो भूमि जब बिकता था तो उस पर काम करने वाले मजदूर भी बिक जाते थे और वो बिके हुए जो मजदूर होते थे उसको कुद्दी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इनके सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। कदाचार जो विभाग थे, इनके जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उसको दंड नायक या सेनापति कहलाता था। टकसाल विभाग को जौरी खाना कहा जाता था। टकसाल में क्या होता है, मुद्रे ढाले जाते थे और उनको जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यवहार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार लोग जो होते थे, दस्तकार का मतलब जैसे चटाई बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, ये लोग जो होते थे, तो ये लोग के जो वर्ग थे, दस्तकार वर्ग के जो लोगों को वीर पंजाल, इनको वीर पंजाल कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरबा कहा जाता था। जो लोग उत्तर भारत से यानी कश्मीर के साइड से, इधर से उत्तर प्रदेश, बिहार ले लीजिए, उत्तर भारत से जा करके दक्षिण भारत, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल साइड में बसते थे, उनको बरबा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेसबेग कहा जाते थे। मनुष्य को बेचा जाता था, खरीदा जाता था और इसको बेसबेग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। आज भी देवदासी प्रथा कहीं कहीं दिखाई देता है कि मंदिर में जो स्त्रियां रहती थी उसको देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। या तो इनको जीवन चलाने के लिए भूमि दिए जाते थे मंदिर के द्वारा, या न तो नियमित वेतन दे दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण होता था और उसमें एक कल्याण मंडप बनाए जाते थे। ये जो है विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट, एक अलग तरह की विशेषता थी। विजयनगर की मुद्रा को पेगोडा कहा जाता था तथा बहमनी राज की मुद्रा को हून थी। तो विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्रा चलते थे उनको पेगोडा कहा जाता है। जैसे आज मान लीजिए भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो पेगोडा के नाम से जानी जाती थी। जबकि बहमनी साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई थी, रंजिश थी, तो बहमनी साम्राज्य में जो मुद्रा था उसको उसको हून कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन यात्री आया और किसके किसके शासनकाल में आया है, इन चीजों को देख लेते हैं। तो निकोलो कॉन्टी आया था यात्री, ये इटली के रहने वाले थे और ये 1420 ईस्वी में आया है और उस समय विजयनगर के शासक थे देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया निकोलो कॉन्टी जो इटली के थे। दूसरा अब्दुल रज्जाक यात्री थे, ये फारस के रहने वाले यात्री थे और 1442 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य आता है और इस समय विजयनगर के जो शासक थे वो था देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आता है। तीसरा है नूनिज, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, 1535 ईस्वी में विजयनगर आता है और इस समय जो शासक थे विजयनगर के वो थे अच्युत देव, अच्युत देवराय कहिए या अच्युत राय कहिए। उसके बाद है डोमिगो पयास, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे और 1515 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आते हैं और इसके समय में जो शासक थे वो कृष्ण देव राय थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है बारबोसा, ये भी पुर्तगाल के रहने वाले थे, तो 15 से 15 और 16 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है और इस समय यहाँ के जो शासक थे कृष्ण देव राय थे। तो कृष्ण देव राय के समय में दो विदेशी यात्री आए, एक डोमिगो पयास और बारबोसा, याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।